नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज अमेरिका में राहुल गांधी ने अपनी पार्लियामेंट की मेंबरशिप जाने का कारण अपनी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को बताया। राहुल गांधी ने कहा कि उनको डिस्क्वालीफाई करने की प्लानिंग तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। राहुल ने कहा मोदी सरकार को यह बर्दाश्त नहीं था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, इसीलिए उन्होंने 1 महीने के भीतर कोर्ट में सुनवाई करवा के सजा दिला दी। राहुल गांधी ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा वो पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट हुई है। उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में ये बात कही उससे इंप्रेशन मिला कि जैसे उनकी मेंबरशिप सरकार के प्रेशर में छीनी गई। राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब यही था कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, जुडिशरी पर प्रेशर है, बोलने की आजादी छीनी जा रही है और राहुल गांधी अकेले हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर कई ऐसी बातें कह दी जिनका मजाक उड़ा। वो कह रहे थे गुरु नानक देव सऊदी अरब, श्रीलंका और थाईलैंड गए थे। गुरु नानक देव जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। फिर फोन हाथ में लेकर हल्के अंदाज में राहुल ने दिखाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। राहुल ने मंच से कहा, मोदी जी मैं राहुल बोल रहा हूं, मैं जानता हूं मेरा फोन टैप हो रहा है। हालांकि उन्होंने मजाक में कहा था, पर इल्जाम सीरियस था, अंदाज ऑफेंसिव था। राहुल ने देश के नए संसद भवन का भी मजाक उड़ाया। इस बिल्डिंग को राहुल गांधी ने मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस कहा। राहुल गांधी की स्पीच के जो अंश सामने आए हैं उनमें राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत और मोदी के कुर्सी पर बैठे होने से उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने कैसे जवाब दिया ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखना जरूरी है कि राहुल गांधी ने लोकसभा की मेंबरशिप जाने पर किस अंदाज में और क्या कहा। असल में राहुल गांधी का परिचय पूर्व सांसद के तौर पर कराया गया। राहुल ने इसी बात को पकड़ा और कहा मेंबरशिप गई नहीं, ली गई। I heard in the introduction that I was a member of parliament until a few months ago. I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined what I see going on in our country. It was way outside anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. But then, I think it's actually given me a huge opportunity. Probably much bigger than the opportunity I would have sitting in parliament. That's just the way politics works. I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling, the entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions were either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. So we decided to do something quite strange. We just decided to walk across the country.
राहुल गांधी ने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जैसे मानहानि के केस में उन्हें सजा अदालत ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने सुनाई हो। राहुल ने दिखाया जैसे देश में कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से लेकर पार्लियामेंट तक सभी संस्थाएं सरकार के प्रेशर में हैं। बस अकेले राहुल ही हैं जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। चूंकि बात चुभने वाली थी, इसलिए बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं, दुनिया भर में भारत के खिलाफ नफरत की दुकान खोलने निकले हैं। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र या संवैधानिक संस्थाओं की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ ये बात खटकती है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही है। असली दिक्कत नरेंद्र मोदी से नफरत है। राहुल गांधी, क्या आपकी बात हिंदुस्तान में लोग नहीं सुनते हैं क्या? कि आपको विदेश जाके भारत की आलोचना करनी पड़ती है? विदेश में देश की आलोचना कम, अपनी बात कहते हैं आप। लेकिन आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो लंदन में कहा, जो जर्मनी में कहा, जो सिंगापुर में कहा, वही अमेरिका में कह रहा है। तो देश न सुनता है न सुनेगा। लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने संसद के बारे में कहा, क्या कहा था, आज भारत के संसद की वास्तुकला को दुनिया अप्रिशिएट कर रही, नई संसद को। उन्होंने क्या कहा था, इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस। याद है ना आपको? इस पर क्या, वो नफरत है। मैंने फिर कहा था, राहुल गांधी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। भारत की नई संसद का इस तरह से तिरस्कार करना, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्की बातें करना, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीवीसी के खिलाफ हल्की बातें करना, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीएजे के खिलाफ 2G घोटाले में इन्होंने कितनी घटिया बात की, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दबाव में लाने की बात करना, यह भी इंस्टीट्यूशन का अपमान है। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। लेकिन कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी तो मोदी से नफरत नहीं करते, लेकिन बीजेपी जरूर राहुल से चिढ़ती है। अधीर रंजन ने कहा, यह बात तो सबको पता है कि राहुल की पार्लियामेंट मेंबरशिप बदले की भावना से छीनी गई। अधीर रंजन ने कहा, राहुल अमेरिका में कुछ भी गलत नहीं बोले, बीजेपी राहुल की मेंबरशिप खत्म कर सकती है, राहुल गांधी को नहीं। सारे दुनिया कहते हैं कि राहुल गांधी जी के ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये एक घिनौने बदले की बजाय किए गए हैं। ये सिर्फ बदला लेना चाहते थे राहुल जी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी जी सच बात बोलने में डरते नहीं। वो निडर लीडर है, लीडर भी है, निडर भी है। मोदी जी, आप राहुल जी को डराने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि आप बेकार हो। ये डराना राहुल गांधी जी को आपके लिए असंभव है। एक भी लफ्ज राहुल गांधी जी विदेश में नहीं कहा कि जिसको लेकर ये बीजेपी पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीनरी इतना सक्रिय हो चुके हैं। मोदी जी, आप बाहर जाके क्या क्या कहते हो, खुद को पता कर लो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको बॉस बोल दिया और खुशी खुशी चले जाए। हाँ, संघाई में क्या कहा था आपने? यूरोप में क्या कही थी आपने हमारे देश के खिलाफ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ इंटरेक्शन के दौरान राहुल ने अचानक अपना फोन निकाला और कहा, हेलो मिस्टर मोदी। कहा, मुझे पता है कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, मेरी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। और इसके बाद राहुल ने छात्रों से कहा, मोदी सरकार पेगासस स्पाइसवेयर से बहुत सारे लोगों की जासूसी करती है। राहुल ने कहा, सरकार उनका फोन भी टैप करती है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सारा काम पब्लिक डोमेन में है। असल में करीब 2 साल
पहले कांग्रेस ने पेगासस का मुद्दा उठाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन उस केस में कुछ नहीं निकला। राहुल ने अमेरिका जाकर फोन पर प्रधानमंत्री से बात करने की एक्टिंग करके फिर से फोन टैपिंग का मसला उठाया। आज रविशंकर प्रसाद ने इसका भी जवाब दिया। रविशंकर ने कहा, राहुल जानबूझकर झूठ बोलकर देश को बदनाम करना चाहते हैं। जब इस मामले की जांच हो रही थी तो कोर्ट के कहने पर भी राहुल ने अपना फोन जांच के लिए नहीं दिया था। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनके टेलीफोन की डेटा की बात है। आपको मालूम मामला सुप्रीम कोर्ट गया था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके फोन का डेटा हैक हो रहा है, वो अपना फोन जमा कर दें एक्सपर्ट कमेटी के सामने। राहुल गांधी ने कभी हिम्मत की क्या? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। जब अवसर आता है आपके आरोपों की जांच का, तो आप उसमें सहयोग करते नहीं, उसमें भाग जाते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। मोदी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान सेंगोल के सामने दंडवत किया था। राहुल ने उसका भी मजाक उड़ाया। राहुल ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस कहा और कहा कि मोदी नया पार्लियामेंट हाउस बनाकर और सेंगोल को साष्टांग दंडवत करके असल में मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा कि देखिए, मैं तो किसी के सामने ही नहीं लेटा। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? राहुल गांधी के इस बयान के जवाब में बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स ने राहुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। यह वीडियो पिछले साल नवंबर महीने का है। इसका टाइटल दिया, पहचान कौन। इस वीडियो में राहुल गांधी महाकाल मंदिर में पारंपरिक ढंग से पूजा पाठ करते और फिर दंडवत प्रणाम करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो डालकर राहुल गांधी से सवाल किया गया कि जब आप भगवान के सामने नतमस्तक हुए तब क्या वो गलत नहीं था? क्या तब भी मुद्दों से भटकाने की कोशिश थी? कुछ लोगों ने कहा, राहुल गांधी दंडवत करें तो ठीक, अगर मोदी करें तो गलत कैसे हो जाता है। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। मोहन भागवत की बात बीजेपी के नेताओं को भी सुननी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को भी। संघ प्रमुख ने कहा, हर हिंदुस्तानी को यह ख्याल रखना चाहिए कि देश में वो भले हिंदू हो, मुसलमान हो, एक पार्टी का हो या दूसरी का, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जाने पर हर नागरिक की पहचान भारतीय के रूप में होती है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, देश में नई संसद बनी, उसकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को कमी दिखती रहती है, वो उनका नजरिया है। दुनिया के वरिष्ठ G20 देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली। हमको उसका गौरव हम अनुभव करते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, उसमें और जिस प्रकार के चित्र वगैरह लगाए हुए दिखते हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश को वास्तव में जिस जागृति की आवश्यकता थी, उस जागृति को लाने का प्रयास हो रहा है। तो जनसामान्य आनंदित होता है। स्वामी जी ने जैसे कहा, जिसको जो देखना है वो वही देखता है, लेकिन हमारा सामान्य जन क्या देखता है? वो देखता है कि भारत की कीर्ति हो रही, भारत आगे बढ़ रहा है, अंदर भी कई बातें ठीक हो रही, कई अभी नहीं हुई है, होगी। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्राएं उनकी इमेज से जुड़ी हैं। कांग्रेस के लिए राहुल की अच्छी इमेज जरूरी है, उनको फाइटर के रूप में प्रोजेक्ट करना जरूरी है, तपस्वी दिखाना जरूरी है।
कई साल तक राहुल गांधी की बड़ी प्रॉब्लम रही कि वो अपने बयानों से हंसी का पात्र बनते रहे। लोग उन्हें पप्पू कहने लगे। पिछले 2 साल में कांग्रेस ने राहुल की इस इमेज को बदलने के लिए काफी मेहनत की, टीम बनाई। भारत जोड़ो यात्रा इसी प्रयास का हिस्सा थी। लंदन में राहुल के भाषण इसी इरादे से ऑर्गेनाइज किए गए थे। फिर दिल्ली में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो या ट्रक ड्राइवर्स के साथ राहुल का वीडियो, इसी इमेज बिल्डिंग के इरादे से इन सारी चीजों को पब्लिसाइज किया गया। अब अमेरिका में कई शहरों में राहुल गांधी के भाषण, उनके लोगों से इंटरेक्शन इसी इमेज को और पुख्ता करने के लिए की गए हैं। इस प्रयास से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर राहुल गांधी पिछले 9 साल से मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते रहे हैं। ये उनका स्वभाव बन गया है। वो विदेश जाकर भी मोदी की इमेज पर चोट करते हैं। इससे उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन मुझे पता चला कि राहुल की इमेज बनाने वाले इस बात से परेशान हैं कि राहुल सब कुछ ठीक ठाक करते करते भी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि इमेज बिल्डर भी परेशान हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में जाकर यह कहना कि गुरु नानक देव थाईलैंड गए थे, फैक्चुअली इनकरेक्ट निकला। कई सिख लीडर्स ने इस बात पर भी आपत्ति की कि राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना गुरु नानक देव जी की यात्रा से कर दी। राहुल ने मोदी के दंडवत प्रणाम करने का मजाक उड़ाया तो आपने देखा वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें राहुल गांधी दंडवत प्रणाम की मुद्रा में है। राहुल अपने कारनामों से अपने इमेज बिल्डर्स की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फेर देते हैं, लेकिन कोई क्या कर सकता है। और उनकी टीम के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अभी ऐसे कई और उदाहरण सामने आएंगे जिन्हें हैंडल करना पड़ेगा। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं वो ये मानते हैं कि मोदी का मजाक उड़ाने से, मोदी को नीचा दिखाने से चुनावों में नुकसान होता है। ये लोग तो चुनावों के लिए हर जगह कर्नाटक का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं जिसमें मोदी पर डायरेक्ट अटैक ना हो। फॉर्मूला हो लोकल इश्यूज पर फोकस करने का और जनता को मुफ्त में माल देने का वादा करने का। इसका एक उदाहरण कल रात ही सामने आया। आज देश भर के अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापनों में दिखाई दिया। ये ऐलान, ये तस्वीर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी। अब तक कांग्रेस गारंटी दे रही थी, चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूरा करने का वादा कर रही थी, लेकिन अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले गारंटी पूरी कर दी। 100 यूनिट बिजली सबको मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया। 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई फिक्स चार्ज और सरचार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 100 यूनिट का पैसा लोगों को देना होगा। यह फैसला 1 मई से लागू होगा, यानी राजस्थान में अब जो अगला बिजली का बिल आएगा उसमें 100 यूनिट बिजली का पैसा नहीं देना होगा। हैरानी की बात है कि इस फैसले का ऐलान करने के लिए अशोक गहलोत ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। कल रात 10 बजे ट्वीट किया कि 11:15 बजे बड़ा ऐलान करेंगे और रात ठीक 11:15 बजे गहलोत का वीडियो मैसेज आ गया कि अब राजस्थान के लोगों पर बिजली का बिल हल्का हो जाएगा। असल में कल अजमेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के पास गारंटी का नया चुनावी फॉर्मूला है, लेकिन कांग्रेस की गारंटीज झूठी होती हैं। जैसे ही मोदी की पब्लिसिटी खत्म हुई उसके तुरंत बाद अशोक गहलोत ने फाइनेंस सेक्रेटरी समेत कुछ बड़े अफसरों को बुलाया। करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली और मीटिंग के बाद तुरंत ही बिजली के बिल में छूट के ऐलान का फैसला हो गया। गहलोत ने रात में ऐलान कर दिया और इसके बाद आज गहलोत ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की गारंटीज पर सवाल उठाने वालों को यह जवाब है। गहलोत ने कहा कुछ लोग इसे चुनावी रेवड़ी कह रहे हैं, लेकिन सरकार का फैसला चुनाव के बाद भी लागू रहेगा। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं योजनाओं से देश दिवालिया हो जाएगा, तो पहले वो ये बताएं कि केंद्र सरकार पर इतना कर्जा क्यों है। अब कुछ लोग उनको रेवड़ी बताते हैं, ये समझ के परे कि हम अगर छूट दे रहे हैं महंगाई को देखते हुए, तो छूट कोई वन टाइम नहीं है, छूट कोई इलेक्शन टाइम के लिए नहीं, इलेक्शन तक आप इनको दे रहे हो, तब तो आप कैसे तो रेवड़ी है और इलेक्शन का नहीं है। मैं जो कुछ लोग ये बातें बोलते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार का वित्त प्रबंधन शानदार है, क्योंकि हर राज्य सरकार कर्जा लेके काम कर रही है देश के अंदर, और भारत सरकार भी कर्जे ही चल रही है। तो जो मालूम है सबको भी कर्जे से कर्जा लेना बुरा नहीं है, कर्जा लेके अगर विकास हो तो भी बुरी बात नहीं है। गहलोत का दावा है कि वो लोगों की जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं, उन्हें राहत देना चाहते हैं, लेकिन गहलोत के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए।
केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अशोक गहलोत को लोगों का ख्याल चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले क्यों आया? 4.5 साल तक वो क्या कर रहे थे? शेखावत ने कहा, राजस्थान के लोग गहलोत सरकार की नीयत को समझ चुके हैं और चुनाव में कांग्रेस को इसका अंदाजा हो जाएगा। सरकार ने 4.5 साल तक जितनी भी घोषणाएं की वो घोषणाएं क्योंकि केवल घोषणाएं रह गई। हिंदी में एक कहावत होती, थोथा चना बाजे घना। क्योंकि आपने पिछले 4.5 साल तक जितने काम किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पाए, लोगों की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर नहीं पाई, इसलिए ये घोषणाओं का झुंझुना बजा करके, बाजा बजा करके अब लोगों को एक बार फिर सम्मोहित करने का प्रयास अशोक गहलोत सरकार कर रही है। हिंदी में एक और कहावत होती है, दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवा, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी 2018 में इस तरह की घोषणाओं पर विश्वास करके अपना मुंह जला चुके हैं। अब की बार वो दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। गजेंद्र सिंह शेखावत को जवाब दिया राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। खाचरियावास ने कहा, बीजेपी से तो भगवान भी नाराज हैं, बीजेपी का राजस्थान में कर्नाटक से भी बुरा हाल होगा। इस चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी। बीजेपी के लोगों सुन लो, जो कर्नाटक में तुम्हारी हालत हुई है उससे बुरी हालत तुम्हारी राजस्थान में होगी। तुम्हारा पता नहीं चलेगा, आप गायब हो जाएंगे बीजेपी वाले। और वैसे गायब हो जाएंगे जैसे कर्नाटक में इन्होंने पहले राहुल गांधी का मकान खाली कराया। कर्नाटक से बीजेपी का मकान और ऑफिस सब खाली करा लिए भगवान ने। और राजस्थान में सुन लेना, राजस्थान में कर्नाटक वाली हालत होगी, इन बीजेपी वालों की दुकान उठा देगा भगवान, क्योंकि ठाकुर जी नाराज हैं। इसलिए नाराज है क्योंकि बीजेपी वाले देते कुछ नहीं है, उपलब्धि बताते हैं। कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले, खुद की एक उपलब्धि नहीं बताई, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते रहे। तो भाई साहब खुद की भी तो बताओ, आपने क्या किया? 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के अशोक गहलोत के फैसले को मायावती ने चुनावी स्टंट बताया। मायावती ने कहा कि गहलोत की स्कीम्स इलेक्शन गिमिक हैं, महंगाई तो पिछले 5 साल से बढ़ी हुई है। अगर कांग्रेस को जनता की इतनी चिंता थी तो ये योजनाएं सरकार बनने के साथ लागू क्यों नहीं हुई? मायावती का बयान भी कांग्रेस को बुरा लगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मायावती की बीजेपी से मिली भगत है, मायावती बीजेपी का टूल है, इसलिए वो वही कहेंगे जो बीजेपी कह रही है। डोटासरा ने कहा कि जब 5 साल पहले अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, उस वक्त किसानों का लोन माफ कर दिया गया था। अब अगर लोगों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं तो मायावती के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, बीजेपी हमारी रात की घोषणा को चुनावी घोषणा बता रही है, जबकि चुनावी घोषणा तो बीजेपी करती है और देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हुए हैं वो करते हैं। बीजेपी तो बोले बैसपा की मायावती जी जो बीजेपी का टूल बनी हुई हैं, वो टिकटें तो पूरे लिफाफे खाली उनको दे देते हैं और आज ये कह रहे हैं कि ये तो 5 साल पहले कर देना चाहिए था। भाई 5 साल पहले भी किया हमने, 14,000 करोड़ रुपए किसान का माफ किया है। तो राजस्थान में कोई भी चुनावी घोषणा नहीं है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी आम आदमी के हित में, गरीबों को राहत देने के लिए कोई योजना लाती है तो बीजेपी हमेशा उसका विरोध करती है। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री तो सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते हैं, अगर कांग्रेस इन गारंटीज के जरिए गरीबों के लिए कुछ कर रही है तो उन्हें परेशानी क्यों हो रही है? वो जब कुछ देने की बात करते हैं और इलेक्शन में, वो बैंक्रप्सी नहीं है। और हम रिसोर्सेस मोबिलाइज करके गरीबों को कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं तो उसका मजाक उड़ाने का उनका हमेशा ये आदत हो गई है। जब हमने नरेगा का स्कीम भी लाया तो उसको भी ऐसा ही मजाक उड़ाए। अब जो कुछ भी लोगों के हित में हम बात करते हैं या कुछ देते हैं तो उनको वो पसंद नहीं है। वो बड़े बड़े सरमाएदार को, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कंसेशन दे सकते हैं, उनके कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ हम दे रहे हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है। अभी तो अशोक गहलोत ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। मेरी जानकारी है कि आने वाले दिनों में अशोक गहलोत वैट कम करके
पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान भी कर सकते हैं। गहलोत को लगता है कि इस वक्त महंगाई बड़ा इशू है, इसीलिए उन्होंने राजस्थान में महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं। 10 लाख तक की मुफ्त इलाज की योजना शुरू की है। लेकिन बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ऐलान किया था कि सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सभी 5 गारंटीज को पूरा कर दिया जाएगा। अब सरकार का गठन हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं, कैबिनेट की 2 मीटिंग्स हो गई हैं, अभी तक गारंटीज पूरी क्यों नहीं हुई? कांग्रेस ने राजस्थान में भी गारंटीज दी हैं। कैंपेन के दौरान कर्नाटक का हवाला देकर कांग्रेस के वादों पर सवाल उठेंगे, इसीलिए अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले ही गारंटीज को पूरा करने के कदम उठा लिए। इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी उनके वादों पर सवाल नहीं उठा पाएगी। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, तो गारंटीज को पूरा करने से पहले सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार का फोकस उन नेताओं को मनाने पर है जो मंत्री न बनाए जाने से नाराज हो गए हैं। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर भी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। असल में 20 मई को सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण के बाद से ये सब नेता मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, सभी 34 मंत्रियों की शपथ हो गई। इसके बाद जिनकी उम्मीदें टूटी वो खफा हो गए। अब रूठों को मनाने की जिम्मेदारी डीके शिवकुमार को दी गई है। डीके शिवकुमार ने सबसे पहले फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर लक्ष्मण सावदी से उनके घर जाकर मुलाकात की। लक्ष्मण सावदी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, 40,000 वोट से चुनाव भी जीत गए, बड़े लिंगायत नेता हैं। इसीलिए लक्ष्मण सावदी को उम्मीद थी कि सिद्धरमैया के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और अच्छा मंत्रालय भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि डीके शिवकुमार ने उन्हें पार्टी की मजबूरी समझाई। कहा क्योंकि कांग्रेस के 8 लिंगायत नेताओं को एडजस्ट करना था, इसलिए उनका नंबर नहीं आया, लेकिन पार्टी उनके सम्मान का ख्याल रखेगी। डीके ने लक्ष्मण सावदी को नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन और किसी इंपॉर्टेंट बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन पद पेश किया, लेकिन लक्ष्मण सावदी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी, वो सिर्फ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और इसके बाद डीके ने चीफ मिनिस्टर से बात करने का भरोसा देकर उन्हें इंतजार करने को कहा। इसीलिए फिलहाल लक्ष्मण सावदी संभल कर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन लिंगायत समुदाय के लोगों की इच्छा है कि उन्हें मिनिस्टर बनाया जाए। पार्टी में ज्वाइन करने के बाद और मंत्रिमंडल के गठन के बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई थी, इसलिए अध्यक्ष ने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात करेंगे। इस बैठक में हमने आने वाले स्थानीय और लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी के बारे में बातचीत की। मुझे कोई नाराजगी नहीं है। किसी ने मुझे पार्टी विरोधी गतिविधि करते हुए या फिर पार्टी के विरोध में बयान देते हुए देखा है क्या? देखिए, समाज के लोगों से दबाव तो है। मुझे और जगदीश शेट्टार को मान सम्मान मिले। लिंगायत समाज के लोग ये चाहते हैं, हर समाज के लोग यही चाहते हैं कि उनके नेता को सम्मान मिले। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि हारने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में जगह देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए जगदीश शेट्टार भी परेशान हैं। डीके शिवकुमार ने जगदीश शेट्टार से भी मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके कद और सम्मान का ख्याल रखेगी। हमारी बातचीत सौहार्दपूर्ण रही। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा है कि आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। पार्टी को चुनाव में इसका फायदा भी मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपके बारे में बात की है। सही समय आने पर आपको उचित मान और स्थान दिया जाएगा। शेट्टार और सावदी तो इशारों में अपना दर्द बयान कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता मंत्री न बनाए जाने पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। चमराजपेट से कांग्रेस के विधायक पुट्टरंग शेट्टी ने कहा उन्हें तो दिल्ली बुलाया गया था, उन्हें पूरी उम्मीद थी उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सुबह जब बेंगलुरु पहुंचे तो लिस्ट से उनका नाम कट गया। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि सिद्धरमैया ने पुट्टरंग शेट्टी को असेंबली में डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर किया है,
लेकिन शेट्टी इसके लिए नाराज नहीं है। पुट्टरंग शेट्टी ने कहा कि या तो वो मंत्री बनेंगे या फिर सिर्फ विधायक ही बने रहेंगे। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि पुट्टरंग शेट्टी उपपारा समुदाय से आते हैं और उनके नाराज होने से ओबीसी का एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। मैं डिप्टी स्पीकर पोस्ट नहीं लूंगा। मैंने इस प्रस्ताव के बारे में पिछले दिनों अपने लोगों से और वोटर्स से बातचीत की। सबने एक मत से कह दिया कि डिप्टी स्पीकर पोस्ट लेने से मैं क्षेत्र और अपने लोगों से दूर चला जाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये पद नहीं लूंगा। मैं मंत्री बनने वाला था, इसलिए ही मैं दिल्ली गया था। रात को जब बेंगलुरु लौटा तब पता चला कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। मुझे मंत्री पद क्यों नहीं मिला ये मैं नहीं बता सकता। हमारे नेता सिद्धारामैया को ही पता होगा। डीके शिवकुमार अब पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कैमरे के सामने उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं में मंत्री पद को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी दोनों सीनियर लीडर हैं। चुनाव के बाद से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए मिलने आया हूं। शिव कुमार ने कहा पार्टी किसी भी नेता का हाथ नहीं छोड़ेगी। वो हमारे सीनियर लीडर हैं। जब हम मुश्किल में थे तब उन्होंने हमारा हाथ थामा। चुनाव खत्म होने के बाद से उनसे मिल नहीं सका, काम की व्यस्तता ज्यादा थी। लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार से मिलने आया हूं, सिर्फ यही प्रोग्राम है। किसने कहा कि किसी तरह की नाराजगी है? किसी में भी कोई नाराजगी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस उनका हाथ नहीं छोड़ेगी। शेट्टार और सावदी जैसे नेताओं को लगता है कि उन्होंने लिंगायत वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करवाए, उनकी वजह से कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, उनकी वजह से एक स्थायी सरकार बनी, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। इसके अलावा अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता मंत्री पद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि कांग्रेस के 135 विधायक हैं और मंत्रिमंडल में सिर्फ 34 जगह है, इसलिए सबकी उम्मीदें तो पूरी नहीं हो सकती। कांग्रेस के पास अच्छा खासा बहुमत है, इसलिए नाराज नेता सरकार के लिए खतरा भी नहीं हो सकते, लेकिन उनकी नाराजगी से सरकार के कामकाज की स्पीड कम हो सकती है। और इससे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में उनकी नाराजगी से नुकसान हो सकता है, इसीलिए डीके शिवकुमार सबको मनाने में लगे हैं। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स के सपोर्ट में आज खाप पंचायतें खुलकर मैदान में आ गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के करीब 50 खाप पंचायतों के लोग शामिल हुए। खाप पंचायतों ने ऐलान कर दिया कि अब वो बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी इसका कोई फाइनल फैसला आज नहीं हो पाया। अब कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फिर महापंचायत होगी। हो सकता है कल आगे की रणनीति का ऐलान हो, लेकिन आज मुजफ्फरनगर के सोरम में जो महापंचायत हुई उसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कम, सरकार के खिलाफ गुस्सा ज्यादा दिखाई दिया। खाप पंचायतों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी को समझना होगा कि 2024 में उसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को एक चेतावनी जरूर है कि ये इम्तिहान लेने की कोशिश ना करे। कहीं ऐसा ना हो एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में पूरी सरकार का सर्वनाश हो जाए, पूरी सरकार वहां से गायब हो जाए। और ये गायब होने का तरीका तो 1 साल के बाद है। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। परेशानी ये है कि अन्याय के खिलाफ सरकार किसी को बचाने की कोशिश मत करो। महापंचायत में पहुंचे कुछ नेताओं ने तो एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के लीडर पवन खटाना ने कहा बेटियों के मान सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए एक बार फिर दिल्ली को घेरना पड़े। गुज्जर समाज का एक एक बच्चा, भारतीय किसान यूनियन का एक एक सिपाही इस लड़ाई में
बाबा टिके और सभी चौधरियों के आदेश के अनुरूप चलेगा। आपके आदेश के खिलाफ हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे। अगर आप रात के 12 बजे आवाज दोगे तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम गौतम बुद्ध नगर की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहले भी किया है और फिर करेंगे। 5 बॉर्डर हैं जो गौतम बुद्ध नगर में लगते हैं। जहां से आप चाहोगे और जैसे चाहोगे उस तरीका से आपको सपोर्ट दी जाएगी। लेकिन एक ही बात है कि हमारी बेटियों का मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहना चाहिए। इसके बाद राकेश टिकैत ने तो सीधे सीधे सरकार पर लोगों को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगा दिया। राकेश टिकैत ने कहा, पहलवान बेटियों के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर हैं, लेकिन इस मुद्दे को राजपूत वर्सेस गुर्जर कलर देने की कोशिश की जा रही है। ये न्याय की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश है। राकेश टिकैत ने कहा कि खाप के लोग सभी जाति सभी वर्ग के लोगों से मिलेंगे और पहलवानों की लड़ाई के लिए उनका सपोर्ट मांगेंगे। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरी को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब, आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाति में बांटे कि किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर। आज जो खाप महापंचायत हुई उसे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश सिंह टिकैत ने बुलाया था। महापंचायत के बाद नरेश टिकैत ने बताया कि आज सिर्फ ये तय हुआ कि खाप संगठनों के कुछ लोग जल्दी ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और उनसे महिला पहलवानों के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे। बाकी फैसला बाद में लिया जाएगा। 5 दिन में 3.5 दिन है, 1.5 दिन हुआ, इसमें 3.5 दिन के भीतर भी वो चल रही बातचीत। इसमें जितने आदमी भी छटेंगे, इसमें 5, 7, 10, 15, 20 आदमी जितने भी छटेंगे वे राष्ट्रपति जी तक मिलेंगे, गृह मंत्री जी तक मिलेंगे। टाइम लिया जाएगा, उन तो बहुत जल्दी टाइम। कल को फिर है पंचायत, 4 तारीख में फिर है। ये तो पंचायतों का इतना सिलसिला जारी रहेगा, कोई वो होगा, कोई निर्णय ठोस भी लिया जा सके, कोई पैदल यात्रा भी निकल सके, कुछ भी निकल सके, तो पूरे भारत का हो गया। या थोड़ा एक भाई किसान आंदोलन में तो किसान की बात थी, या तो हमारी असमत की बात है, हमारी इज्जत की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है। बैठना क्यों, हमें क्यों बैठेंगे, हम तो हला का दर्द देंगे सब भारत को, बैठेंगे। इस केस में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह रेसलर्स के सपोर्ट में हो रही एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं। आज वो गोंडा में थे, उन्होंने वहां साधु संतों से मुलाकात की और इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कौन क्या कह रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो किसी के आरोप का जवाब नहीं देंगे, उन्हें कानून पर भरोसा है, पुलिस की जांच के बाद कोर्ट जो फैसला करेगा वो उसका पूरा सम्मान करेंगे। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है, कौन क्या कह रहा है मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी।
फला के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह हर रोज कहते हैं मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन जिस अंदाज में बात करते हैं, जिस तरह की सीनाजोरी दिखाते हैं, उससे परेशानी और बढ़ती है। देश को मेडल दिलाने वाली बेटियों को सड़क पर घसीटे जाने की तस्वीरें और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को। रेसलर्स का धरना पुलिस ने खत्म करवा दिया, लेकिन जिस तरह से आज खाप पंचायतें खिलाड़ियों के सपोर्ट से सामने आ गई, उसका प्रेशर सरकार पर दिखा। आज अनुराग ठाकुर का अंदाज बदला हुआ था। उन्होंने कहा अब तक प्लेयर्स ने जो कहा सरकार ने उनकी हर बात मानी, लेकिन जांच तो पुलिस ही करेगी, फैसला तो कोर्ट को करना है, इसलिए पहलवानों को कम से कम जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां पर कहा गया कि आपकी अगली कुछ होगा तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाइए। जो जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। अब आप सब यहां पे बहुत समझदार लोग बैठे हैं। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं होने देना चाहिए। कानून भी यही कहता है कि जांच हो, चार्जशीट फाइल हो, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। जो कानून कहता है उसके अनुसार हम बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा अपने खिलाड़ियों से इतना ही निवेदन है, इस सरकार ने खेल खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है और हमने उनकी बात बहुत गंभीरता से ली। इस सरकार में केवल खिलाड़ी नहीं, कोई भी हो उसको न्याय दिलाने के लिए हर तरह के कदम उठाए गए हैं। पुलिस जांच यही है, आप किसी के पास जाइए, अधिकारी के पास, एडवोकेट के पास, किसी के पास, अगर आपके खिलाफ भी कोई इस तरह का होगा तो उसमें जांच ही होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं निष्पक्ष जांच होगी, भरोसेमंद जांच होगी, चार्जशीट भी जाहिर होगी और अगली कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज कपिल सिब्बल ने कहा कि लगता है कि सरकार ने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं करना है। अब इस मुद्दे पर आम लोग के सेंटिमेंट्स साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर्स के साथ हैं, इसलिए विरोधी दल भी मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने रेसलर्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस वही करती है जो बीजेपी कहती है, इसलिए लोगों को दिल्ली पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है। पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है, जांच के नाम पर टाइम पास कर रही है। क्या बोलता है, कुछ मिला नहीं, मिलेगा कैसे? भूकंप होने का बाद अब 10 साल बाद उधर में जाओ तो आपको पेड़ देखना पड़ेगा, नहीं तो पानी देखना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ना हुआ है कुछ देखना पड़ेगा। इंसिडेंट कब हुआ? और आज आप कहते हैं हमको एविडेंस नहीं मिला। आपका एविडेंस तो भाजपा है, भाजपा जो बोलेगा आप वही करेगा। आपका एविडेंस देश का गौरव नहीं है, देश के लिए नहीं है, देश के खिलवाड़ के लिए नहीं है। पनिशमेंट देना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा, कोर्ट का मुताबिक, आइन का मुताबिक काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हम लोग भी जिंदा है, हम लड़ेंगे। अब क्या करेंगे? सबको सीबीआई में डाल देंगे, सबको ईडी में डाल देंगे। दीजिए ना, हम देखते हैं कितना कोर्ट आपका है, कितना जेल आपको है। अभी कोर्ट वेकेशन में चल रहा है, छुट्टी है, गरम का छुट्टी। छुट्टी होने का बाद हम भी देखते हैं कानून का काम ये पुलिस करते हैं कि नहीं करते हैं। ममता बनर्जी की बात को ये कहकर टाला जा सकता है कि वो तो विरोधी दल के नेता हैं, बीजेपी की विरोधी हैं, इसलिए ये बातें कह रही हैं। लेकिन बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रीतम मुंडे ने आज जो कहा वो जरूर चौंकाने वाला था। प्रीतम मुंडे ने महिला रेसलर के खिलाफ उन्होंने कहा अगर इतने गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं
तो उन्हें सीरियसली लेना चाहिए और जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। प्रीतम मुंडे पूरी तरह से विमेन रेसलर्स के सपोर्ट में उतरी। उन्होंने कहा इस मामले में शुरू में एफआईआर नहीं हुई, इसलिए गलत मैसेज गया। एक महिला सांसद के तौर पर नहीं तो कम से कम एक महिला के तौर पर मेरा मानना है कि कोई भी महिला अगर ऐसी शिकायत लेकर आती है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और संज्ञान लेकर उसकी व्यवस्थित जांच की जानी चाहिए। जिनको जांच का अधिकार है वो तय करें कि शिकायत योग्य है या अयोग्य है, लेकिन शिकायत का संज्ञान तो लिया ही जाना चाहिए। और अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो लोकतंत्र में ये घटना स्वागत योग्य तो बिल्कुल नहीं है। योग्य लोगों द्वारा ही इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी सच झूठ है उसे सामने लाना चाहिए। इस मामले में 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये, किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, किसान आंदोलन के राकेश टिकैत जैसे नेता पहलवानों के मान सम्मान के लिए मैदान में उतरे हैं। वो तो पहलवानों की परेशानी का फायदा उठाकर मोदी से अपना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। खाप भाग पंचायत में जो लोग आए, उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत ठीक हो सकती है, उनकी सहानुभूति पहलवानों के साथ हो सकती है, लेकिन ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये पंचायतों के बस में नहीं होगा। जहां तक पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, उनकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। वो तो जहां से भी सपोर्ट मिलता है उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। ममता बनर्जी भी महिला रेसलर्स के साथ खड़ी हो गई हैं। पहलवानों का इशू एक तरह से एंटी मोदी मोर्चा बनता जा रहा है। ये सिचुएशन इस मामले के सबसे बड़े अपराधी बृजभूषण शरण सिंह को सबसे ज्यादा सूट करती है। उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि अपने आप को विरोधियों से बचाने के चक्कर में सरकार बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और बृजभूषण बाबू इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। जो आरोपी है वो सीना चौड़ा करके खड़ा है और जो विक्टिम है वो सपोर्ट की तलाश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिचुएशन न रेसलिंग के लिए अच्छी है और न ही सरकार की इमेज के लिए। एक छोटी सी गलतफहमी, एक अफवाह कैसे परेशानी का सबब बन जाती है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक प्राइवेट स्कूल ने टॉपर्स की फोटो के साथ एक पोस्टर छापा। इस पोस्टर में जिन छात्रों की तस्वीर छपी थी उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था। पोस्टर में हिंदू लड़कियों की भी तस्वीरें थी। इसी पर हंगामा हो गया। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर ये कहकर वायरल किया गया कि स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। बात फैली तो हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया, एक्शन की मांग की, सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा वो मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। दमोह का मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा। शिवराज सिंह को भी कहना पड़ा कि वो पूरे मामले की जांच करवाएंगे और हिंदू बेटियों को अगर किसी ने जबरदस्त हिजाब पहनने पर मजबूर किया है तो एक्शन भी होगा। मैटर संज्ञान में आया। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। चूंकि बात बढ़ गई, हकीकत पता लगाना जरूरी था। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि पिक्चर में लड़कियों ने हिजाब नहीं स्कार्फ पहना है और यह स्कार्फ स्कूल की यूनिफॉर्म का हिस्सा है। स्कूल के संचालक मोहम्मद इदरीस ने कहा उनके स्कूल में न तो किसी धर्म की शिक्षा दी जाती है, न मजहब के आधार पर बच्चों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है। जिसे लोग हिजाब कह रहे हैं वो हिजाब नहीं है, वो स्कार्फ है। हिजाब जो है वो सर से लेकर पैर तक होता है, उसे हिजाब बोलते हैं। और स्कार्फ जो है वो सर से सीने तक जो है वो होता है, उसे स्कार्फ बोलते हैं। स्कार्फ है, अनिवार्य तो नहीं है, मगर क्योंकि स्कूल की ड्रेस कोड है, सभी बच्चे पहन के आते हैं। किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट को आज तक जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, न किसी ने विरोध किया।
इस बात की पूरी संभावना थी कि स्कूल मैनेजमेंट ने जो कहा उस पर लोग यकीन ना करें। इसलिए उन 4 हिंदू बच्चियों से बात की गई जिनकी तस्वीर पोस्टर में छपी थी। इनमें से एक रूपाली साहू हैं। रूपाली साहू ने बताया कि उसने हिजाब नहीं पहना है, स्कार्फ स्कूल की यूनिफॉर्म का हिस्सा है। सारी बच्चियां, सारे स्टूडेंट्स स्कार्फ पहनती हैं। उन्होंने स्कूल में टॉप किया है, इसलिए पोस्टर में उनकी तस्वीर छापी गई। ये हमारा स्कूल का एक कोड है, सलवार कुर्ता और स्कार्फ जो हम पहनते हैं। जैसे अदर स्कूल में स्कूल कोड होते हैं, वैसे ही हमारा भी एक स्कूल का ये कोड है। भी ये जो टॉपर की लिस्ट आई है उसमें उसमें हमारी फ़ोटो है। ये जो सब लोग कह रहे हैं कि दूसरे धर्म का सिखाते हैं, हमें कोई भी दूसरे धर्म का नहीं सीख दी जा रही है। जो अदर स्कूल में पढ़ाई की जाती है वही हमारे स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है। हमें कभी कुछ दूसरे धर्म का नहीं सिखाया गया है। अच्छे मैनर सिखाए गए हैं, अच्छी पढ़ाई की गई है। प्रेयर वगैरह जो होती है, क्या कहीं कोई धार्मिक प्रेयर होती है वहाँ पे? नहीं। बच्चियों ने सारा सच सामने रख दिया। शाम को दमोह के डीएम ने पूरी रिपोर्ट होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को भेज दी। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जांच में हिंदू बेटियों को हिजाब पहनाने की बात गलत पाई गई। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। सोशल मीडिया के जरिए फैली अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। एक छोटी सी बात कैसे फसाना बन जाती है, ये घटना इस बात का सबूत है। आज दिन भर इस मुद्दे पर चर्चा होती रही कि हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर क्यों किया गया। सिर्फ इसलिए कि इस मुसलमान मोहम्मद इदरीस स्कूल के संचालक हैं। लेकिन अच्छी बात है कि सरकार ने तुरंत जांच करवाई, कोई पक्षपात नहीं किया और जब सच्चाई आ गई तो उसे तुरंत जनता के सामने रख दिया। अब से थोड़ी देर पहले मुंबई में 2 ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई जिनकी हर जगह चर्चा हो रही है। पहले शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे और उसके बाद गौतम अडानी शरद पवार से मिलने उनके घर सिरवल ओक पहुंचे। दोनों मुलाकातें थोड़ी अनयूजुअल मानी गईं, लेकिन पवार और शिंदे की मीटिंग ने सबको चौंका दिया। शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिलने मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे। एकनाथ शिंदे उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर आए और इसके बाद दोनों नेता अंदर चले गए। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शरद पवार ने पहली बार उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। नोट करने वाली बात यह भी कि आज जब शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात हुई उस वक्त उद्धव ठाकरे विदेश में हैं। शरद पवार और शिंदे के बीच क्या बात हुई ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन पता ये चला कि पवार एक कार्यक्रम का इन्विटेशन देने एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे थे। असल में शरद पवार मराठा मंदिर संस्था के अध्यक्ष भी हैं। 24 जून को मराठा मंदिर संस्था का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है। पवार उसी कार्यक्रम का न्योता लेकर एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद गौतम अडानी शरद पवार से मिलने पहुंचे। ये मीटिंग क्यों हुई इसके बारे में तो औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पता ही चला कि सिंगापुर के कुछ लोग शरद पवार से मिलने आए थे जो गौतम अडानी से भी मिलना चाहते थे और इसीलिए गौतम अडानी सिंगापुर के डेलीगेशन से मिलने शरद पवार के घर पहुंचे। एक बात यह भी कही जा रही है कि आज ही कांग्रेस ने गौतम अडानी के खिलाफ एक बुकलेट जारी की है। हो सकता है कि गौतम अडानी इस बारे में चर्चा करने शरद पवार के पास गए हों। लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में सब लोग एक ही बात जानना चाहते हैं कि शरद पवार एकनाथ शिंदे से क्यों मिले, क्योंकि अगर सिर्फ प्रोग्राम का न्योता देना था तो खुद शरद पवार को जाने की जरूरत नहीं थी। जो लोग शरद पवार को करीब से जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है शरद पवार राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी हैं। वो जो कहते हैं वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कहते नहीं है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।